जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं सारे लोग? बहुत बढ़िया। चलिए तो आज शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर, आउटलाइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आई होप पहले के सारे वीडियोस आप लोगों ने देख लिया होगा। और आज हम लोग शुरू करेंगे आउटलाइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखो, ये चैप्टर इकोनॉमिक्स का सबसे पहला चैप्टर है और इस चैप्टर को पढ़ने का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि हम इसके हिस्ट्री के, इंडियन इकोनॉमी के हिस्टोरिकल पास्ट जो है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद अलग अलग एरा में इंडियन इकोनॉमी का क्या सिचुएशन रहा, क्या उसकी स्थिति बनी, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। फिर इंडियन इकोनॉमी में कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे। फिर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या क्या होता है, वो आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए ये बहुत ही मेजर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो शुरू करने से पहले, क्योंकि वीडियो में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, वीडियो शुरू करने से पहले ये आपको बोलना जरूरी है कि वीडियो को पॉज कर करके आप लोग देखिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप उसे पढ़े, उसके फिगर्स को देखिए, डेटा को देखिए। ठीक है, क्योंकि अभी तो थोड़ा सा हमें आपको समझाते हुए एक लाइन से चलना है, लेकिन जो अगर आपको कोई डाउट वगैरह होगा तो आप कमेंट में या मुझे पर्सनली भी आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आउटलाइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ध्यान से देखिएगा, चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। अपने ही देश के बारे में है, जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक, तो आई होप कई जगह पे छोटे भी होंगे, ध्यान रखिएगा। कई जगह पे फॉन्ट्स वगैरह जो है ना वो छोटे साइज में भी है, तो वहां पे क्या करिएगा, वीडियो को पॉज करके आप इनलार्ज करिएगा तो आपको वो जो स्क्रीन पे क्या दिखा है वो भी आपको दिख जाएगा। तो शुरू करते हैं। सभी को भारत माता की जय, जय हिंद है। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं आउटलाइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जैसा कि आप लोग इसी में देख पा रहे होंगे कि हम लोग पढ़ने वाले हैं आउटलाइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में, सेक्टर्स, फिर उसके बाद इकोनॉमी के टाइप क्या क्या है, फिर हमारे यहाँ जीडीपी का क्या सिचुएशन है। मतलब ओवरऑल हम लोग इकोनॉमी के अभी शुरुआती स्टेज में हम लोग हैं। शुरू करते हैं। देखिए, पहला स्क्रीन है, ये आपको हमारा हिस्टोरिकल पास्ट है, इसके बारे में। तो हमारे इंडियन इकोनॉमी का आउटलाइन क्या है। हमारे यहाँ 1700 एडी से, यानी फर्स्ट एडी से 1700 तक में हमारे जो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन था वर्ल्ड इकोनॉमी में, वो था आपको 40% तक, यानी 35 से 40% तक हमारे यहाँ का कंट्रीब्यूशन हुआ करता था। सोचिए, 1 एनो डोमिनी है ना, 1 एनो डोमिनी से लेकर 1700 साल में, यानी 40%। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है विद इन ए पीरियड ऑफ टाइम एंड विद इन ए बाउंड्री, यानी एक देश की सीमा के तहत एक साल में पैदा होने वाले, यानी गुड्स और सर्विसेज दोनों का टोटल सम अप है ना, वही जीडीपी है। छोटे शब्दों में कहे तो उसमें आर्थिक तौर पे आप कितना ताकतवर हैं। तो वर्ल्ड का 40% जीडीपी आपका भारत से ही जाता था। यहां पे देखिए, इंडिया से जो स्पाइसेस हैं वो आपको चाइना, पर्शिया, अरेबिया होते हुए यूरोप, यानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, यहाँ जावा, सुमात्रा, यानी वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों से आपको इंडिया से ट्रेड होते थे। ठीक है, ये आपको एक प्लेट्स है, क्या है, क्या नाम है प्लेट का? थरीसापल्ली प्लेट्स है, जो कि आपको किन्होंने दिया है? साउथ इंडिया के चेरा रूलर तानु रावी वर्मा ने ये दिया है एक सेंट थॉमस क्रिश्चियन को। ठीक है, ये दिया है, जिसमें मर्चेंट गिल्ड और ट्रेड कॉर्पोरेशन के बारे में बात है। यानी ये पता चलता है कि हमारे यहाँ भाई ट्रेडर्स का क्या इंपॉर्टेंस रहा है और कितना हद तक वो हमारे लिए बहुत जरूरी रहे हैं। हमारे साथ ट्रेड का रिलेशन हर जगह रहा है, चाहे सिल्क रूट हो, आपको जम्मू कश्मीर के ऊपर सिल्क रूट पड़ता है, सिक्किम के पास भी पड़ता है, 32 मोड़ वाला आपको पहाड़ों पर सिल्क रूट, कच्चे रेशम खरीदते इंडियंस और उसके बाद यूरोप के मार्केट में बेचते, तरह तरह का। फिर बाद में तो आपको पता ही कि वास्को डी गामा आया, हमारे यहाँ से लूट पाट करके ले गए और जबरदस्त हमारे यहाँ यूरोपियंस ने लूटपाट किए। आगे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं मुगल एरा के दौरान। मुगल एरा के दौरान देखिए हमारे यहाँ जबरदस्त ये किया गया, जबरदस्त पैसों का बंदरबाट किया गया। ठीक है, अब हमने कई जगह पढ़ा, इन्वेस्टोपीडिया है, इंसाइक्लोपीडिया है, विकीपीडिया है, अलग अलग जो हमने रेफरेंसेस में पढ़ा। मुगलों को कम लूटपाट करते हुए दिखाया गया है, ब्रिटिशर्स को जबरदस्त लूटपाट करते दिखाया गया है। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने तो लूटा ही लूटा, उनका तो 250 साल है, लेकिन 800 साल दिल्ली सल्तनत, मुस्लिम एम्पायर, आपका मुस्लिम किंगडम्स और जो मुगल हैं उनका क्या, इन्होंने भी जबरदस्त लूटपाट की है। लेकिन क्या है कि इनके लिए कहा जाता है कि इन्होंने कम लूटपाट किया। भाई लूटपाट तो लूटपाट की है, सोने की चिड़िया को सबने लोहे की चिड़िया बना दिया।
तो मुगल एरा के दौरान देखिए हमारे यहाँ काफी प्रॉस्पेरिटी थी। किसके मुकाबले बोल रहा है? ब्रिटिश एम्पायर के तहत। शॉन हार्किन ने एस्टिमेट किया कि चाइना और इंडिया अकेले 60 to 70% वर्ल्ड का जीडीपी 17th सेंचुरी में होल्ड करते थे। यानी अकेले चाइना और इंडिया ही 70% वर्ल्ड के जीडीपी का टोटल अपने पास, वहां से व्यवसाय, वहां से व्यापार होता था, ऐसा कहना है शॉन हार्किन का। फिर मुगल एम्पायर में जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी को काफी उन्होंने बढ़ावा दिया। पढ़ते भी हैं कि जहांगीर के दरबार में आए, फिर अकबर के दरबार में आए, जहांगीर के दरबार में रो आए, फिर उसके बाद इस तरह से स्टीफन हॉकिंस वगैरह अलग अलग रूलर के दरबार में आए ताकि इंडस्ट्री लगाई जा सके टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ इंडिया में। तो मुगलों ने आज जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है, इकोनॉमी है, उसको बढ़ाया, ठीक। और साथ में 25% इंडस्ट्रियल आउटपुट जो 1750 में वो इंडिया से आता था 25%, यानी वर्ल्ड का टोटल का 25% इंडस्ट्रियल आउटपुट सिर्फ इंडिया से ही आता था सर। इतना आपका इंडिया महान हुआ करता था, प्राउड होना चाहिए। फिर जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स खुले, इंटरनेशनल ट्रेड हुई हमारे यहाँ, ठीक। फिर कैश क्रॉप और मैन्युफैक्चरिंग गुड जो था, मैन्युफैक्चर गुड और कैश क्रॉप है, वो मुगल एम्पायर से पूरे दुनिया में आपको सोल्ड आउट होता था, यानी बेचे जाते थे। इतना ज्यादा हमारे यहाँ पोजीशन अच्छा था। फिर देखते हैं 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी, मुगल इंडिया जो है वहां से 95% ब्रिटिश इंपोर्ट जाता था एशिया से। यानी एक बात समझिए, एशिया में और भी देश है जो ब्रिटेन के क्या थे, कॉलोनी थे, लेकिन आना था इंडिया से ही। चूंकि इंडिया इतना फर्टाइल लैंड था, इंडिया इतना ही उनके लिए फायदेमंद सौदा था, तो 95% वहां से आते, इंडिया से आता था, ठीक। और साथ में डचों का एशिया में अकेले बंगाल प्रोविंस से 40% आपको इंपोर्ट्स जाता था। यानी देखिए इंडिया कितना आपका बेनिफिट देती थी। फिर उसके बाद जैसे जैसे मुगल डिक्लाइन होते चले गए, आपको एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी गिरती चलेगी, नेगेटिव इफेक्ट आया टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर, सब कॉन्टिनेंट पे इसका बहुत पूरा प्रभाव पड़ा। पोस्ट मुगल एरा के बाद बंगाल सूबा तो चलो ठीक है, कुछ ठीक था, अब तो उसे भी बर्बाद कर दिया गया क्योंकि वहां से सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज ब्रिटिश अपने साथ ले गए, ठीक है। यहाँ के अभी भी किसी तरह बंगाल की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो बची हुई थी, लेकिन वेजेस जो थे वो काफी हाई थे। यानी कहने का मतलब है कि बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद तो ब्रिटिश जब कंट्रोल में आ गए तब उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को पूरा चौपट कर दिया। फिर आया 18th सेंचुरी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आपको आती है इंडियन पॉलिटिकल थिएटर में, यानी इंडिया में कदम रखती है, तब आपको धीरे धीरे जो इकोनॉमिक शिफ्ट है वो पूरी तरह से ब्रिटेन की तरफ चला जाता है। भारत की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से खत्म होना शुरू हो जाती है ना। वो पूरा तरह से ब्रिटेन अपने हाथ में, और ना सिर्फ ब्रिटेन आए तो बाकी यूरोपियन कॉलोनाइजर भी आए, पोर्तुगीज आए, डच आए, फ्रेंच आए, इंग्लिश आए, तो इस तरह से उन लोगों ने भी भारत को अच्छा खासा लूटा। देखिए इंडियन ट्रेडर्स ने 1745 में कैस्पियन सी के पास ये अट्सा गह एक टेंपल बनाए थे, उसका इंस्क्रिप्शन है जिसमें संस्कृत में लिखा है, लॉर्ड शिवा के लिए शब्द लिखे हुए हैं। यानी इंडियन ट्रेडर्स वर्ल्ड के हर हिस्से में पुराने समय से ही पहुंचते गए हैं और वहां पर उन्होंने बनाया। इसको आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। चलिए आइए ब्रिटिश एरा के बारे में पढ़ते हैं। 1793-1947 में मनमोहन सिंह जी का एक स्टेटमेंट है, उसको ध्यान से पढ़िएगा। इनके अनुसार अंगस मेडिसिन है, उन्होंने क्या कहा कि इंडिया का शेयर जो वर्ल्ड इनकम पे है वो 22.6% से 1700 में वो गिर करके 3.8% हो गया 1952 में। जबकि जब 22.6% था 1700 में, तब पूरे यूरोप पूरा कॉन्टिनेंट का शेयर था सिर्फ 23.3% वर्ल्ड इकोनॉमी में, वर्ल्ड का इनकम में। ध्यान दीजिए, वर्ल्ड इनकम में जहां 22.6% खाली अकेले इंडिया का था, वहीं आपका जो यूरोप है, जो यूरोप का कॉन्टिनेंट का सारे देशों का मिला के यूरोप के सारे देश जो हैं उनका 23.3% मात्र था। जरा सोचिए इंडिया कितना अच्छा खासा स्थिति में था, लेकिन वो घट करके सिर्फ 3.8% हुआ। क्यों? क्योंकि अपने लिए इन लोगों ने सिर्फ भारत से निकाल करके ले गए।
ठीक है ना, कोहिनूर से लेकर सारी चीजें। बोलते हैं ना कि 20th सेंचुरी में कहा गया था ब्राइटेस्ट ज्वेल इन द ब्रिटिश क्वीन क्राउन, माफ कीजिए ब्रिटिश क्राउन, क्या था? इंडिया, जो कि एक पुअरेस्ट कंट्री कहा गया, इंडिया को पुअरेस्ट कंट्री कहा गया ब्रिटिशर्स के द्वारा इन द टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय, कितना कमाता है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, वो सबसे कम होने की वजह से इंडिया को पुअरेस्ट कंट्री कहा गया। लेकिन ये कहा गया कि इंडिया ब्राइटेस्ट ज्वेल है ब्रिटिश क्राउन में। क्यों? क्योंकि यहां से पैसे आ रहे हैं, उनके माथे का तो कोहिनूर भी है ना, वो भी इंडिया का है, दरियाई नूर है ना, वो भी इंडिया का है, जो अपने ब्रिटिश म्यूजियम में संभाल करके रखे हुए दुनिया भर का आर्टिफैक्ट हमारे यहाँ का, वो हमारे ही है, उनके यहाँ का खजाना हमारे ही यहाँ का है। क्योंकि इतने सालों में जितना लूटा गया है, वो 400 साल भी हमारी गुलामी करें तो भी नहीं निकल पाएगा सर। क्या बहरहाल, तो ये है मनमोहन सिंह जी का कहानी, ठीक। उसके बाद देखिए ब्रिटिश राज का इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसा था कि सीवियर डिक्लाइन हुआ हैंडीक्राफ्ट वालों का, हैंडलूम सेक्टर। भाई तुम्हारी हम क्यों चिंता करें, हमको अपना देखना, अपने महारानी के लिए हमको कुछ ले जाना है, अपने लोगों के लिए करना है। रिड्यूस कर दिया डिमांड और डिपिंग, डिमांड एंड डिपिंग एम्प्लॉयमेंट, यानी पूरा नौकरियां खा गए। फिर जो डिमांड होता है, सप्लाई होता है, वो खत्म कर दिया मार्केट, इंडियन मार्केट का। रिमूवल ऑफ इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शन, 1813 चार्टर, यानी कानून के बाद इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शन की बाहर के लोग आकर के यहाँ पर व्यवसाय कर सकते हैं, ब्रिटिश ट्रेडर्स, ठीक है ना, अपने लिए। तो उसका भी कानून बना के खत्म कर दिया कि जितना आना आओ, यहाँ पे खूब लूटपाट करो। तो हमारे यहाँ का खत्म हो गया, आपका ग्रोथ तो पूरा खत्म हो गया, उनका ग्रोथ बढ़ना शुरू हो गया। रिजल्ट क्या हुआ? सिग्निफिकेंट ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, यानी पैसा, मुद्रा, इंडिया से इंग्लैंड को चला गया, ड्यू टू द कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, यानी ब्रिटेन के पॉलिसी की वजह से। और जबरदस्त ड्रेन हुआ है रेवेन्यू का, आपको ब्रिटेन का रेवेन्यू, ब्रिटेन में रेवेन्यू क्या जबरदस्त ड्रेन हुआ है। इसके लिए एक किताब लास्ट में आपको बताएंगे कि वो पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा। चलिए इस फिगर को देखते हैं। ऑंगर्स मेडिसिन के बारे में, उनके जो कथन के बारे में जो बता रहे थे आपको, पीछे वाले आपको स्लाइड में आपने देखा था मनमोहन सिंह जी। तो यहां देखिए ऑंगर्स मेडिसिन ने एक डेटा दिया कि भाई देखो 1 CE, एक कॉमन एरा से लेकर 2003 तक देखो ये कितने देश का क्या सीन था। यानी 1 कॉमन एरा से हम लोग कहां से शुरू किए? 30% प्लस से शुरू किए। आज इंडिया कहां से खाली गुलामी सहते 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 आके धरातल पे आ गया। जबकि और देश देखिए कहां से कहां पहुंच गया। वेस्टर्न यूएसए कहां जीरो से शुरुआत किया, कहां ऊपर पहुंच गया। आप देखिए चाइना को देखिए, रेड में कहां से शुरू किया, हमसे बहुत नीचे था, एक बार को ऊपर गया, फिर यहां ऊपर आया। कम से कम अलग अलग देश अलग अलग कलर से डिनोट हुआ। तो हमें चौपट करने के लिए गुलामी में जो जीना पड़ा, इसकी वजह से इस वाले स्लाइड में आई है। अब देखिए जीडीपी पर कैपिटा, ठीक है ना, जीडीपी पर कैपिटा देखिए 1700 से 1750 है ना। इंडिया कुछ नहीं, लेकिन इनका धीरे धीरे मार्जिन बढ़ रहा है। यूके वाले, ये यूनाइटेड किंगडम वाले, इंडिया का स्टैग्नेंट पोजीशन में। 1757 में जैसे ही भारत पे कंट्रोल हो जाता है, उसके बाद 1857 की क्रांति के पहले देखिए अच्छा खासा है, लेकिन बहुत नहीं, लेकिन अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ ब्रिटिश का। हम लोग जिसका तस वैसे ही है। और 1857 के बाद ब्रिटिश मोनार्क आता है, ब्रिटेन का मोनार्क यानी राजतंत्र आता है, कंट्रोल करता है इंडिया को। और तब देखिए कैसे लूटपाट के ले गए सब, और हम यहीं पे यहीं रह गए। तो दोनों डेटा से समझ आया कि इंडिया का पोजीशन इकोनॉमी का इन लोगों ने क्या हासिल किया। आगे चलते हैं। देखो ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया का जो शेयर था वर्ल्ड इकोनॉमी में, वो डिक्लाइन होता है। कहां से? आप देखिए जरा सा, 24.4%। यहां देखिए 24.4% था 1700 में। क्या था? आपको इंडिया का शेयर था वर्ल्ड इकोनॉमी में, वो गिर के कितना हो गया 1950 में? 4.2%। कहां गया बाकी का? सब आपने अपने लिए अपने हिसाब से इस्तेमाल किया ब्रिटिशर्स ने। जीडीपी जो पर कैपिटा होता है वो स्टैग्नेंट, यानी वो रुका हुआ, ना तो डेवलप हो रहा है ना तो डिक्लाइन हो रहा है मुगल एम्पायर के दौरान। लेकिन ब्रिटिश रूल में पूरी तरह से डिक्लाइन हुआ। दूसरा पॉइंट देखिए, इंडिया का शेयर जो था ग्लोबल इंडस्ट्रियल आउटपुट, यानी इंडस्ट्रियल औद्योगिक में, उद्योग में, वो था 25% 1750 में, और गिर के 2% 1900। कहा गया बाकी का 23%? खा गए सब हमारे यहाँ का इंडस्ट्री। एट द सेम टाइम यूनाइटेड किंगडम का जो शेयर था वर्ल्ड इकोनॉमी में, वो 2.9%, मात्र 2.9% था ब्रिटेन का 1700 में, बढ़ करके 9% हो गया 1817 में। क्यों? भारत गुलाम हो गया, भारत से जबरदस्त पैसे आ रहे हैं, ठीक है। पॉज करके चलते जाइएगा, देखते जाइएगा, पॉज करिएगा, देखिएगा, इसको पढ़िएगा।
जहां ना समझ आएगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर देखिए ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज गेव देम मोनोपोली। मोनोपोली क्या दिया गया? मोनोपोली का मतलब होता है एक्सक्लूसिव पावर या एकाधिकार कहिएगा। तो ब्रिटिश जो इकोनॉमिक पॉलिसी था उन्होंने एकाधिकार दिया कि इंडिया का लार्ज मार्केट जो है और कॉटन रिसोर्सेज है वो ब्रिटिश हैंडल करेंगे, ठीक है ना, वो पूरी तरह से ब्रिटिश कंट्रोल करेंगे मार्केट और कॉटन रिसोर्स को। इंडिया सब क्या दोनों तरीकों से इसकी लूटपाट हुई इंडिया की। कैसे? सिग्निफिकेंट सप्लायर ऑफ रॉ गुड्स टू ब्रिटिश एंड मैन्युफैक्चर, यानी रॉ गुड हमसे सस्ती कीमत पे ब्रिटिशर ने खरीदा और अपने लंकाशायर और मैनचेस्टर के बने हुए फाइनल गुड्स, कपड़े हो चाहे कुछ भी हो, वो भारतीय मार्केट में फ्लडेड कर दिया, यानी भर दिया हाईएस्ट कीमत पर। तो दोनों तरह से हमारा ही मारा गया, हम ही पीछे इसमें। 1872 के सेंसस के अनुसार 91.3% पॉपुलेशन जो था वो आपको कहा रहता था विलेजेस में, ब्रिटिश राज में 1872 में। जबकि ये ट्रेंड देखा गया कि मुगल एरा में सिर्फ 85% ही पॉपुलेशन विलेज में रहती थी और 15% अर्बन सेंटर्स में रहते थे, वो भी कब? 1600 में, अकबर के टाइम में। यानी 15% आपको अर्बन एरियाज में रहते थे 1600 में, अकबर के टाइम में। जबकि 1872 में 91% थे और गांव में रहते थे, और करीब करीब जो 91.3% के बाद जो बच रहा है वो अर्बन एरिया में, यानी अर्बनाइजेशन भी लोग खत्म कर दिया। यहां समझिएगा डेटा को, 91.3 गांव में है, ठीक है ना, ये गांव में है, बाकी के अर्बन में है। जबकि अकबर के टाइम में तो 85% ही गांव में थे, 15% अर्बन में थे, यानी अर्बनाइजेशन भी चौपट कर दिए यहां के इंडस्ट्रीज के बाद। फिर आइए जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने जो आपको यहां पे डिस्क्रिमिनेटिंग पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग प्रोटेक्शन क्या था भाई, देखते हैं। Where certain important industries were given financial protection by the state, कुछ ही ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिनको की गवर्नमेंट से आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ था, लेकिन वो प्रोटेक्शन नहीं था, वो अपने लोगों के लिए क्या था कि भाई हम अपने लोगों को आगे बढ़ाएंगे, आपको थोड़ा सा हम ठीक है टैक्स में बेनिफिट दे देते हैं, थोड़ा सा रेवेन्यू आपके लिए इजी कर देते हैं, लेकिन वो सब एक ढकोसला था। Coupled with the Second World War saw the development and dispersal of industries, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, डेवलपमेंट एंड डिस्पर्सल ऑफ इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्रीज तो डेवलप होती है, ध्यान से समझिएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इंडस्ट्री इंडिया में डेवलप हुआ, लेकिन वो किसके सप्लाई को पूरा करने के लिए? वॉर के सप्लाई को पूरा करने के लिए, अपने यहाँ के लोगों को अनाज खिलाने के लिए हमारे यहाँ थोड़ा सा इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया। फॉर एग्जांपल जो बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास का जो ये पोर्ट सिटी है उसको डेवलप किया गया आपके लिए नहीं, यहां से लूट का सामान को अपने देश में भेजने के लिए, ठीक है। साथ में 1/6 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन उस समय 1951 में आपको सिटीज में रहती थी, सिर्फ 1/6। क्यों नहीं? जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आपने किया, अगर चलो किसी भी वजह से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ही वजह से, तो पीपल तो आने चाहिए ना, पुश एंड पुल फैक्टर से गांव से अर्बन एरियाज में, लेकिन वो भी नहीं। समझिएगा क्यों? क्योंकि लोग जानते थे कि ये नौकरी जो बता रहे हैं, बोल रहे हैं, मतलब इंडस्ट्री है तो नौकरी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 12, 13, 15 घंटा काम और कुछ नहीं इनको मिलना होता था, यानी बहुत थोड़े से पैसे मिलते थे, इसीलिए लोग बहुत दिलचस्पी नहीं लेते थे। फिर इसके बाद it has also been argued that India went through a period of deindustrialization किया गया 18th सेंचुरी में। जहां पर दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा था, वहां यहां पर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी इंडस्ट्रीज को खत्म किया गया, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को खत्म किया गया। हमारे हिसाब से चलिएगा तो आप स्तंभ सही रहेंगे। आगे देखते हैं, चलो अगला है प्री लिबरलाइजेशन पीरियड। अब आजादी मिल गई है, 1991 का टाइम है, इसमें देखते हैं इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी क्या क्या है आफ्टर इंडिपेंडेंस। इन्फ्लुएंस थे, अभी भी कॉलोनियल एक्सपीरियंस है, क्योंकि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी को लेकर के आगे बढ़े, तो अभी भी उन्हीं के इफेक्ट में अभी भी कुछ समय तक थे, यानी 47 से 1991 क्यों? क्योंकि आगे बताएंगे। which was seen as the exploitative by Indian leader exposed to British social। कुछ ऐसे भी इंडियन पॉलिटिशियंस थे जो कि अभी भी वहां के लिए दलाली करना, यानी अभी भी ब्रिटिशर्स के लिए दलाली करना, अभी भी उन्हीं के अनुसार चलना, इकोनॉमिक पॉलिसी को बरकरार रखना, उनके जो हरासमेंट वाले थे, खैर छोड़िए उनका बात तो करना ही बेकार है। फिर साथ में प्लान्ड इकोनॉमी, साथ में कुछ चुनौतियां थी, क्या थे?
क्या चुनौतियां थी? वही प्लान इकोनॉमी लेकर के चलना है जैसे सोवियत यूनियन वाले चलते हैं। सोवियत यूनियन में देखिएगा 5 ईयर प्लानिंग जो है हमने उनसे सीखा। तो हर सरकार जब भी आती है 5 ईयर प्लानिंग को फॉलो करती है कि क्या हम आगे आने वाले टाइम में हम ग्रोथ करेंगे इंडिया का। तो 5 ईयर प्लानिंग हमने किससे सीखा? सोवियत यूनियन से। तो हम लोगों ने उस आधार पर अपनी इकोनॉमी को लेकर चलना चाहा और चले भी। डोमेस्टिक पॉलिसी टेंडेड टुवर्ड्स प्रोटेक्शनिज्म, यानी अपने कंपनीज को, अपने इंडस्ट्रीज को हमें सुरक्षा देना हर तरह से। फिर स्ट्रॉन्ग एम्फसाइज करना है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी हमारे यहाँ जो भी इंपोर्ट हो रहा है उसका सब्स्टिट्यूट इंडिया से ही दूसरा प्रोडक्ट से हो जाए, इंपोर्ट पे कम हो। बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलता है ना कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हाँ, बजाते इंपोर्ट कम करिए, एक्सपोर्ट बढ़ाइए, देखिए कंट्री कितना फायदे में रहता है। तो सब्स्टिट्यूशन यानी विकल्प के तौर पे दूसरी चीज इस्तेमाल हो। इंडस्ट्रीज लाई जाए। इकोनॉमिक इंटरवेंशन, यानी हम आर्थिक तौर पे, वित्तीय तौर पर अगर हम बीच में कूदते हैं, मतलब सरकार है अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारना है तो हो सकता है कहीं पर फंड को एलोकेट और करना पड़ सकता है, कहीं से कुछ कम करना पड़ सकता है, रेवेन्यू लगाना, टैक्स लगाना पड़ सकता है, तो कहीं ना कहीं वो बीच में जंप कर सकती है। अ लार्ज गवर्नमेंट रन पब्लिक सेक्टर, यानी सरकार, चूंकि क्या होता है गवर्नमेंट एक वेलफेयर स्टेट का काम करती है, क्योंकि लोगों के लिए काम करना है, उसको फायदा नहीं देखना है, लोगों का फायदा देखना है, लोगों का सेवा करना है। तो ज्यादातर पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट रन करे, यानी पब्लिक सेक्टर रेल है, एविएशन है, जहाज रानी, शिपयार्ड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में चले। बिजनेस से जुड़ा हुआ रेगुलेशंस लाए, सेंट्रल प्लानिंग करे जिससे कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके पूरा देश का। वाइल ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वेयर रिलेटिवली लिबरल, फॉरेन से ट्रेड आए, इन्वेस्टमेंट आए, वो लिबरल रखा जाए, उसमें कोई भी हार्श निगोशिएशन ना हो जिससे कि इंडियन इकोनॉमी बूम करे। चलो 5 ईयर प्लान जो है इंडिया का रिजेंबल सेंट्रल प्लानिंग, और इन द सोवियत यूनियन हमने देखा कि सोवियत यूनियन से हमने 5 ईयर प्लानिंग लिया है। सेंट्रल प्लानिंग होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है ताकि देश का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट किया जा सके। आने वाले टाइम में हम किस तरह से देश का विकास करेंगे 5 ईयर प्लानिंग में मेंशन होता है। इसमें क्या क्या है? स्टील है, माइनिंग है, मशीन है, टूल्स है, टेलीकम्युनिकेशन है, इंश्योरेंस है, पावर प्लांट है, अमंग अदर इंडस्ट्रीज वेर इफेक्टिवली नेशनलाइज्ड इन द मिड 1950s, यानी इन सबको आपको क्या किया गया? सेंट्रलाइज कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया, ताकि एक देश एक, ये बड़े टॉपिक्स है, स्टेट को नहीं दिए जा सकते, तो इसको नेशनल गवर्नमेंट के पास ही रखा गया। फिर 65 के बाद देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, हाई यील्डिंग वैरायटी, ग्रीन सीड्स लाई गई, फिर इंक्रीज फर्टिलाइजर्स लाए गए, सिंचाई व्यवस्था को सही की गई, और आप देखते हैं कि कितना जबरदस्त हमारे यहाँ वीट का प्रोडक्शन और राइस का प्रोडक्शन आपको जबरदस्त फैलता है। ध्यान रखिएगा, वीट जो है मंगाया गया था हाई यील्डिंग वैरायटी सीड आपको कहां से? मैक्सिको से। और राइस के लिए जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड जो राइस का लाया गया था वो फिलीपींस से लाया गया था हमारे देश में, ठीक है। तो नॉर्मन बोरलॉग, स्वामीनाथन, और ये सब हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में अभी विस्तार से। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से भी हमारे यहाँ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों ठीक होता है। राजीव गांधी ने 1984 में वादा किया था, उस समय जो बीपी सिंह उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने वादा किया था कि हम टैक्सेस से रिलेटेड कुछ चीजें हम सही करेंगे, मतलब ऐसा भी टैक्स इंपोज नहीं किया जाएगा कि जो कंपनीज है उन पे बहुत दबाव आए, हम टैक्स को कुछ ना कुछ कम करेंगे, देखते हैं कितना रिडक्शन किया जा सकता है। तो अभी इन सब चीजों पे काम चल ही रहा था कि कुछ स्कैंडल्स हो गए, कुछ ऐसे स्कैंडल्स हो गए जिसकी वजह से काम रुक ही गया तो रुक ही गया। तो जितना आप लिबरल करोगे उतना सही होता है। आइए एक और डेटा देखते हैं, ये 2015 लिखा है लेकिन यहाँ 2010 है, आगे भी जाएगा अभी ऊपर। तो यहाँ पे देखिए ब्रिटिश, इससे डिनोट करिए, ब्रिटिश का टाइम ये है, ये अपना इंडियन रिपब्लिक है। 1820 से देखिए हम लोग का जो इंटरनेट ये है जीडीपी है ना, चेंज इन पर कैपिटा इनकम जीडीपी ऑफ इंडिया, यानी प्रति व्यक्ति आय जीडीपी में, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। जीडीपी का मतलब मैंने समझाया, और प्रति व्यक्ति आय जो एवरेज इनकम होता है वो आपको पॉपुलेशन से डिवाइड होता है इनकम का। तो ये आपको ब्रिटिश रूल में हमारा देखिए प्रति व्यक्ति आय जीडीपी में ये इतना ही स्टैग्नेंट है, बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि पूरा एक्सप्लॉयटेशन में पूरा आपसे निकाला जा रहा है बाहर। और जैसे ही आजादी मिलता है देखिए हम लोगों का जीडीपी कैसे भागता है, किस तरह से भागता है, यानी समझ रहे हैं कि हम लोग कितना हद तक हम लोग के साथ बुरा हुआ है। पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड सिंस 1991,
1991 इसलिए कहना पड़ा क्योंकि देखिए इस समय लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी पॉलिसी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उन्होंने लाया। इन्होंने क्लोज इकोनॉमी, बिफोर 1991 हम क्लोज इकोनॉमी थे। क्लोज इकोनॉमी यानी बहुत ज्यादा ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में नहीं था, जो आया ठीक है, वहां पे भी रिस्ट्रिक्शंस होता था कि बाहर की कंपनी कोई आ रही है तो कितना इन्वेस्टमेंट कर सकती है, कितना नहीं कर सकती है, तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शंस थे। पब्लिक सेक्टर क्या काम करेगी, प्राइवेट कितना काम करेगी, तमाम तरह के नियम थे। लेकिन 1991 के एलपीजी पॉलिसी के बाद हर चीज को ओपन कर दिया गया। ओपन इकोनॉमी कही गई, पब्लिक सेक्टर भी काम करे, प्राइवेट भी काम करे, कोऑपरेटिव भी काम करे, एफडीआई आ सकती है। तो उसके लिए जरूरत क्या पड़ा, देखिएगा 1991 की बात करें, जब सोवियत यूनियन, याद होगा आपको, कई देशों में टूटे, ऑलमोस्ट 14-15 कंट्रीज में जब टूटती हैं, और जब गल्फ वॉर होता है तो उसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस में स्पाइक आता है, यानी बढ़ता है, और बढ़ने का जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से इसका प्रॉब्लम किस में दिखाई देता है, चूंकि भारत तेल खरीदता है। अब चूंकि बढ़े हुए रेट पर तेल खरीदने की वजह से क्या हुआ कि भारत पे दबाव आया, वित्तीय दबाव आया, आईएमएफ से लोन लिया गया, आईएमएफ से जबरदस्त लोन लिया गया। इससे क्या हो रहा है कि जो लोन का अमाउंट है वो बढ़ता जा रहा था। तो भाई कुछ तो किया जाए, हम कितना हद तक डिपेंडेंसी दूसरों पे रहें, ठीक है ना, कितना हद तक हम अपने ही पे निर्भर रहें या दूसरे पे निर्भर रहें। हमें एक ऐसा इकोनॉमी लाना होगा जिसमें पैसा बाहर से भी आता रहे, ठीक है। हमको कुछ पॉलिसी में चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से नहीं हो सकता, उतना इकोनॉमी अभी स्ट्रांग नहीं हो रहा है। तब उसी रिस्पॉन्स में नरसिम्हा राव जी ने, ये उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह ने, इन्होंने 1991 का रिफॉर्म लाया, सुधार लाया, जिसको हम लोग बोलते हैं एलपीजी पॉलिसी, जो मैंने बताया। इन्होंने लाइसेंस राज यानी लाइसेंसिंग पॉलिसी को खत्म, उस तरह से दम लिबरल किया, खत्म पूरा नहीं लेकिन लिबरल किया, कि कोई कंपनी आए तो लाइसेंस के चक्कर में कि भाई लाइसेंसिंग में मिला नहीं मिला, करप्शन बढ़ा, तो वो खत्म हो, ठीक है। फिर रिड्यूस टैरिफ और इंटरेस्ट रेट, यानी जो भी अतिरिक्त पैसा चार्ज होता था कंपनीज पर, बिजनेसेस पर, उसे कम किया गया, इंटरेस्ट रेट को कम किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद पब्लिक मोनोपोलीज, यानी सिर्फ जनता ही या सरकार काम करे उस सेक्टर में, ऐसा नहीं, अब प्राइवेट भी आ सकती है उस सेक्टर में, वो काम कर सकती है, बिजनेस कर सकती है। फिर उसके बाद allowing automatic approval of foreign direct investment in many sector, यानी जो एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पेप्सी आए, कोका कोला आए, कोई आए, बीपीएल आए, तो वो आए देश में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, उनका और इन्वेस्टमेंट करने का दायरा को बढ़ाया गया, अप्रूवल मिलना आसान हो गया। और इसकी वजह से 21st सेंचुरी में इंडिया हैड प्रोग्रेस टुवर्ड द फ्री मार्केट इकोनॉमी, यानी पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ मिलकर के काम कर रही हैं। और आप देखते हैं कि आज के समय में हमारी इकोनॉमी कितना बढ़िया हुई। देखिए जीडीपी कितना बढ़िया बढ़ी है 1950 से। देखिए इंडिया का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2010 में क्या जबरदस्त छलांग लगाई है, इंडियन मिलियन रुपीस में। अगर नहीं दिख रहा होगा तो वीडियो पॉज करके जूम करके देखिएगा। दूसरे मैप में देखिए, चाइना ग्रीन से देखिए और इंडिया को रेड से देखिएगा। 1985 से लेकर 2016 तक में देखिए कि हमारा जीडीपी और चाइना के जीडीपी में कितना अंतर आया, और कौन, चाइना हमसे बहुत पीछे था और अब तो खैर थोड़ा पास आ चुका है, थोड़ा हम लोग थोड़ा ही आगे पीछे है, नहीं तो हम लोग ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरह से हमने देखा कि सिंस 1991। अब आइए सेक्टर्स, इंडिया जो तीनों सेक्टर है आप जानते हैं कि सेक्टर्स क्या क्या होते हैं, आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, या बोलिए एग्रीकल्चरल, ठीक है ना। तो प्राइमरी सेक्टर में आपने पढ़ा हॉर्टिकल्चर, मिल्क, एनिमल हस्बेंड्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर दूसरा आता है सेकेंडरी या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, ये जिसमें कुछ बिल्ड करते हैं हम, कुछ बनाते हैं। और टर्शियरी जो है वो उसमें आप हेल्थ केयर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वो सेवाएं देते हैं, ठीक। एम्प्लॉयमेंट देखिए किस सेक्टर में कितना लगा हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर में 53% लगे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में 11% मात्र, और बाकी सर्विस सेक्टर में देखिए अदर से लेकर कंस्ट्रक्शन तक, ये सर्विस सेक्टर में है, ये कितना परसेंट लगे हुए हैं, यानी वर्कफोर्स कितना एम्प्लॉयड है। फिर देखिए इनका जीडीपी में कितना परसेंट का रोल है, तो सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा है, 59% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, एग्रीकल्चर का 14%, इंडस्ट्री का 27%, इसी को दिया हुआ इसमें। तो इसको एक बार पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे यहाँ इंडियन इकोनॉमी 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड का, ठीक है, और साथ में 3rd लार्जेस्ट परचेजिंग पावर पैरिटी है। तो जो परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है इसको इधर से समझते हैं। देखो इधर पढ़ना, फिर हम नीचे से समझाते हैं एक उदाहरण से। यानी अगर एक कंप्यूटर न्यूयॉर्क में
और हांगकांग में सेम होना चाहिए। अगर न्यूयॉर्क में एक कंप्यूटर अगर है, कोई कंप्यूटर है न्यूयॉर्क या हांगकांग में, दोनों जगह पे प्राइस सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है, अगर इसका प्राइस $500 अगर न्यूयॉर्क में होगा उस कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर का कॉस्ट हांगकांग डॉलर में आपको $2000 देना पड़ेगा। यानी एक कंप्यूटर जो न्यूयॉर्क में $500 का मिल रहा है, $500 में मिल रहा है, वही कंप्यूटर हांगकांग में $2000 हांगकांग डॉलर्स में मिल रहा है। तो परचेसिंग पावर क्या हुआ, जो परचेसिंग पावर कहता है कि एक्सचेंज रेट कितना है, $1 इज इक्वल टू 4HK, तभी ना 4 5 20 यानी 2000। यानी कोई वस्तु, ठीक है ना, दो अलग अलग करेंसी में कितना खर्च करना पड़ता है, ठीक है, वही चीज अमेरिका में अलग रेट में और यहां अलग रेट में, तो दोनों के बीच में क्रय करने की शक्ति यानी परचेज करने की शक्ति को ही हम परचेसिंग पावर पैरिटी बोलते हैं। दो अलग अलग करेंसी के बीच में क्रय करने की शक्ति यानी परचेज करने की शक्ति कितनी होती है। हमारा चूंकि लिबरल है, लचीला है, इसलिए हम लोग थर्ड लार्जेस्ट परचेजिंग पावर पैरिटी वाले हैं कि $US के मुकाबले हम लोग परचेज करते हैं जो भी चीजें, ठीक है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी क्या हुआ, दो अलग अलग करेंसी के बीच का जो परचेजिंग पावर होता है वो चीज। फिर आइए, हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर, इसके बारे में अभी आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। फीचर्स जो हमारे यहाँ इंडियन इकोनॉमी का फीचर क्या क्या है वो आप लोग देख सकते हैं कि ये सारे चैलेंजेस है हमारे लिए, और इशू जो डेवलपमेंट के लिए जो है हमारे लिए, वो अभी भी जस का तस मुंह पे खड़ा है। इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि आसान है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में ये सारे एरियाज आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। ये वाला पार्ट आपके स्क्रीन पे बड़ा छोटा दिखेगा, तो करना ये है कि आपको वो स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर लेना है, तो वो ये इनलार्ज हो जाएगा तो क्लियर दिखना शुरू हो जाएगा। चलिए, डिफरेंसेस क्या है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में। प्राइमरी जो सेक्टर है वो कंप्लीटली एग्रीकल्चरल बेस्ड सेक्टर होता है, सेकेंडरी मैन्युफैक्चर करता है, टर्शरी सर्विस देता है। प्राइमरी रॉ मटेरियल देता है गुड्स और सर्विसेज के लिए, सेकेंडरी क्या करता है, उसे कन्वर्ट करता है एक यूटिलिटी में, मतलब कोई यूजफुल चीज में कन्वर्ट करता है, बनाता है। और टर्शरी क्या करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी को सर्विस प्रोवाइड कराता है। प्राइमरी और सेकेंडरी को सर्विस प्रोवाइड कराने का मतलब है कि भाई बिस्कुट बनाना है तो सेवा देगा कोई आदमी जाकर के, ठीक है, या कोई पैकेजिंग करेगा या कोई ब्रांडिंग करेगा, तो मतलब काफी हद तक वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है दोनों के लिए। ट्रेडिशनल मेथड इसमें इस्तेमाल होता है प्राइमरी सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज्ड होता है, यानी कोई भी संगठित नहीं होता है, किसान अलग जाते हैं, मजदूर अलग जाते हैं, इनके लिए कोई भी रिकॉर्ड वगैरह नहीं होता। सेकेंडरी सेक्टर में जो होता है वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है और एम्प्लॉय भी जो होता है वो अच्छा एफिशिएंट प्रोडक्शन करता है। टर्शरी में क्या है कि पूरी तरह से वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, लॉजिस्टिक सिस्टम होता है, यानी ये आपको सपोर्ट करता है, ये किसी वस्तु को नहीं बनाता है, ये आपको मॉरली आइडियली मतलब आइडियाज से आपको सपोर्ट करता है, सो लॉजिस्टिक है। एग्रीकल्चर में ये सारे एरिया आते हैं, फॉरेस्ट माइनिंग और इस तरह से फिशिंग माइनिंग, और जबकि बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग में स्मॉल स्केल बिजनेस है, कॉर्पोरेशन है, मल्टीनेशनल, ये सब शामिल होते हैं। टर्शरी में बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, फाइनेंस है, ट्रेड है। चलो फिर आइए प्राइमरी में आते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज इंडिया, जहां पर एक बहुत बड़ा ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अभी उसी में लगा पड़ा है, फायदा बहुत कम है। सेकेंडरी सेक्टर में हम देखते हैं कि एरिया जो है कि बहुत अभी इसमें हम ग्रोथ नहीं देख रहे हैं, अभी स्टेबल है, यानी कम भी नहीं हुआ ज्यादा भी नहीं हुआ, लेकिन इसे बढ़ाने की जरूरत है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक शेयर जो है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है टर्शरी सेक्टर का। किसी पिछले स्लाइड में हमने देखा टर्शरी का सबसे ज्यादा जीडीपी में रोल है। कोई भी कंट्री अगर उसका टर्शरी सेक्टर पावरफुल होगा तो वो कंट्री की इकोनॉमी बूम करेगी ही। जैसे जर्मनी, जापान छोटे देश हैं, एग्रीकल्चर बहुत नहीं लेकिन तो भी अच्छे खासे करते हैं। आइए टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में पढ़ते हैं, इनको हम लोग थोड़ा सा इसको भी जूम करके देख सकते हैं, या हम लोग इस वाले में भी देख सकते हैं, इसको जूम करके पढ़ सकते हैं आप। डिफरेंसेस क्या क्या है। पहला, मार्केट इकोनॉमी जो होगी वो ट्रेडिशनल है, डिमांड और सप्लाई मार्केट के आधार पर डिटरमाइन करता है प्राइस। मार्केट इकोनॉमी कंप्लीटली डिमांड और सप्लाई पर है मार्केट का। कमांड इकोनॉमी क्या है, इसमें सेंट्रल अथॉरिटी होगी, वही डिसाइड करेगी प्राइसेस। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, इसमें क्या है कि मार्केट का भी और गवर्नमेंट का रेगुलेशन दोनों चलेगा, ठीक है ना, ये कंट्रोल करेगी।
प्रॉपर्टी ओनरशिप में ये कंप्लीटली मार्केट जो है प्राइवेट एंटिटीज यानी इंडिविजुअल अपने अपने हिसाब से तय करेंगे, प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे। जबकि कमांड में क्या है कि पब्लिक ओनरशिप होगा यानी सरकार ओन करेगी प्रॉपर्टी को। मिक्स्ड में क्या है कि पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज दोनों ही प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे। प्रोडक्शन क्या है, वो कंप्लीटली प्रॉफिट मोटिव होता है मार्केट में। कमांड इकोनॉमिक में होता है कि पूरी तरह से सोशल वेलफेयर यानी समाज के लिए प्रोडक्शन किया जाता है, फायदा पहुंचाया जाता है। मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम में क्या है कि ये प्रॉफिट मोटिव, सोशल वेलफेयर, प्रॉफिट मोटिव भी होता है और सोशल वेलफेयर दोनों के लिए आपको मिक्स्ड इकोनॉमी में होता है। कंपटीशन में प्राइवेट जो एंटिटीज हैं यानी प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं या जो कंपनीज हैं प्राइवेट, जो वहां के लोग हैं वो लोग अपने में कंपटीशन करते हैं। कमांड में क्या है कि वहां पे कोई भी कंपटीशन नहीं होता है क्योंकि सारे के सारे मार्केट पे कंट्रोल स्टेट का होता है। लेकिन मिक्स्ड में क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर वाले में, पब्लिक सेक्टर कंपनीज में कोई कंपटीशन नहीं होता। हाँ, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जो है उनके बीच में कंपटीशन होता है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन यानी हस्तक्षेप लो होता है क्योंकि ये पूरी तरह से मार्केट पे छोड़ा होता है। कमांड इकोनॉमिक सिस्टम में पूरा फुल कंट्रोल गवर्नमेंट का ही होता है और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में गवर्नमेंट का फुल होल्ड होता है पब्लिक सेक्टर को, लेकिन लिमिटेड कंट्रोल या लिमिटेड रोल होता है प्राइवेट काउंटर पार्ट को। ठीक है ना, बहुत होता है लिमिटेड। अब देखिए ये भाई साहब है शशि थरूर, ये तिरुवनंतपुरम से एमपी थे, अब हैं कि अब भी हैं शायद, हाँ भी है। इनकी दो किताब थी, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया और इनग्लोरियस एम्पायर। इन दोनों को पढ़िएगा। और साथ में दादा भाई नौरोजी यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इन्होंने लिखा प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये तीन किताब हैं और साथ में मुगलों के लूट के ऊपर तो दुनिया भर की किताब है। इन सब की किताबों को पढ़ने से आपको पता चलेगा कि कितनी जबरदस्त भारत से लूट करके सामान ले जाया गया। समझिए, सिर्फ 70 लाख औरंगजेब ने दे दिया मुस्लिम राष्ट्रों को, इसलिए। और उस समय 70 लाख की कीमत थी कि यूरोप का जितना रेवेन्यू होता था उसका 2 टाइम 70 लाख अकेले होता था सर। और दुनिया भर के रेफरेंसेस मौजूद है सर। क्या कहा जाए, अब तो खैर इतनी सारी चीजें आपको किताबों के माध्यम से, नेट के माध्यम से आपको समझने सीखने को मिल रहा है। इंडिया की इकॉनमी हमेशा कहा जाता था कि सोने की चिड़िया है, लेकिन उसको सोने की चिड़िया से लोहे की चिड़िया सबने बना दिया और उसमें जो हम लोग का 1000 साल का जो गुलामी रहा है उसमें खत्म हो गया सारी चीजें। लेकिन फिर 50-70 साल में हम लोगों ने अपनी इकॉनमी को ठीक किया है और वो ठीक अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। आई होप भविष्य में हमारी सोने की चिड़िया वापस से सोने की चिड़िया बने और उसी तरह से चहके। चलिए आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा, जहां जरूरी लगे पॉज करके, इलाज करके, जूम करके भी देख सकते हैं, जहां जहां पर छोटे हो चुके हुए पड़े फॉन्ट। और जो भी क्वेश्चन अगर मन में डेवलप होता है तो उसे कमेंट या हमसे डायरेक्ट मैसेज करके भी हमसे पूछ सकते हैं। पढ़िए, सीखिए, क्योंकि आप ही की इकॉनमी है, आप ही का पैसा है। ठीक है, और आप ही का बाजार है जो आप पूरे बाजार में जाकर के आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं सेकंड टॉपिक के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए माता पिता का सम्मान करें, छोटों से प्यार करें, पशुओं को ना सताएं, देश के प्रति अपना सम्मान दिखाएं और उनसे प्यार करें देश के प्रति। और फिर मिलेंगे सबसे। भारत माता की जय, सभी को जय हिंद। फिर मुलाकात होगी अगले टॉपिक में, अगले मजेदार वीडियो के साथ। जय हिंद एवरीवन।